हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, जिसमें हम लोग जेई मेंस एंड नीट रिवाइक्यू को भी कवर करेंगे और एनसीईआरटी भी। चलिए शुरू करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी ये मिनिमम एनर्जी होती है जो कि हमें चाहिए होती है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम दी आइसोलेटेड गैशियस एटम। आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, एनसीईआरटी की लाइन है ये। और हमें पता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव, है ना। तो अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे आयोनाइजेशन एनर्जी को। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है साइज के, मतलब साइज जिसका ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी कम। आयोनाइजेशन एनर्जी जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है और जेड इफेक्टिव पॉजिटिव अपॉन में नेगेटिव के प्रोपोर्शन होता है, मतलब पॉजिटिव के डायरेक्टली और नेगेटिव के लिए इनडायरेक्टली, और जेड इफेक्टिव भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है शील्डिंग इफेक्ट के। तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा शील्डिंग इफेक्ट के। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्पेंड मोर टाइम क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड मोर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड। एक तरह से तुम इसको शील्डिंग इफेक्ट भी कह सकते हो। तो इसमें पेनिट्रेशन इफेक्ट जैसे कौन सा कॉन्सिक्वेंसेज होता है, लाइक तुम्हारा बोरोन है और बेरिलियम है, तो देखा जाता है कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, बिकॉज इसमें जो होता है इसमें एस वाला होता है और इसमें पी वाला होता है। एस वाला अच्छे से शील्ड करता है जबकि पी वाला कम शील्ड करता है, और एस की पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पी से। तो इलेक्ट्रॉन स्पेंड मोर टाइम क्लोजर टू न्यूक्लियस एंड मोर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टिव। अब एस का शेप स्फेरिकल होता है जो कि अच्छे से कॉन्सेंट्रेटेड होता है हमारे ऑर्बिटल में, जबकि तुम्हारा पी जो होता है वो डबल शेप्ड होता है, तो इसकी शेप थोड़ी अलग है, तो ये ना ढंग से कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पेनिट्रेशन इफेक्ट कम हो जाता है। ऐसे डी और एफ का शेप और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लाइक डबल डबल शेप, तो इसलिए वो और कम कॉन्सेंट्रेटेड हो पाता है, जिसकी वजह से हमें पेनिट्रेशन का इफेक्ट कम लगता है, जिसका ऑर्डर होता है एस पी डी एफ। ओके। स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो इसका कॉन्सिक्वेंसेज है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला। नाइट्रोजन में हमारा 2p3 होता है और 2p4 होता है, देखिए 2p4, जिसकी वजह से ये हाफ फील्ड है और ये हाफ फील्ड नहीं है। हाफ फील्ड से स्टेबिलिटी मिल जाती है जब भी इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन से। तो इसका रीजन होता है स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, और बेरिलियम और ऑक्सीजन का होता है, बेरिलियम और बोरोन का होता है शील्डिंग इफेक्ट कह सकते हो या पेनिट्रेशन इफेक्ट कह सकते हो। हमेशा याद रखना कि जो तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी होता है 5d का सबसे ज़्यादा होता है, देन 3d का होता है, देन 4d का होता है। ये तुम्हें कहाँ पता चलेगा? एनसीईआरटी में डी एंड एफ ब्लॉक की। ऑलराइट, तो ग्रुप 14 में देखते हैं हम लोग कि कहे शिव जी सुने पार्वती। तो आप देखते हैं कि हमारा जो 6th पीरियड होता है, मतलब इस वाले में हमारा 4f का इंट्रोडक्शन होता है। 4f का शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? पुअर होता है। ब्लॉक का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज हो जाता है। अगर साइज डिक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो वैसे तो ऑर्डर होना चाहिए कि हमारा आयोनाइजेशन नीचे जाते जाते घटना चाहिए था, है ना, कॉन्टिन्यूसली, लेकिन कहे शिव जी यहाँ पे सही चलेगा, पार्वती का ज़्यादा आ जाएगा, मतलब तुम्हारा लेड का ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे साइज डिक्रीज हो गया, किसकी वजह से? एफ के इंट्रोडक्शन की वजह से। तो हमारा ये ऑर्डर हो जाता है कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड और एसएन। ऑलराइट, नोट अगला है कि हमने एक गैशियस एटम को पहले आयनाइज किया जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी 1 थी, फिर हमने दूसरे को आयनाइज किया जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी 2 थी, हमने तीसरे को मतलब उसको ही तीसरी बार आयनाइज करा, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी 3 है ये वाली। तो हमेशा याद रखना, जब हम लोग एक ही बंदे को लगातार आयोनाइज कर रहे होते हैं तो उसकी लाइक आयनाइजेशन एनर्जी 1 2 3, तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज करती है, ऑलवेज इंक्रीज करती है। तो एप्लीकेशन देखे थे आयनाइजेशन एनर्जी की, मैं 4 आयनाइजेशन एनर्जी लिखी, 1 2 3 4। आयनाइजेशन एनर्जी वन करेंगे तो ए प्लस में चेंज होता है, A2 में चेंज होता था, A3 में और A4 में, है ना। मान लो मैंने इसका आयनाइजेशन एनर्जी x ली और इसकी 2x ली, इसकी 4x ली और इसकी 100x ली, तो हम लोग ऐसे तो चलते जाएंगे। अब देखो लार्ज जंप कहाँ है, बहुत ज़्यादा जंप, तो देखो 4 से 100 पे जंप हो गया, तो ये लार्जेस्ट जंप है आयनाइजेशन एनर्जी में। तो हम लोग A3+ को लेंगे, उसके बाद उसको ऑक्साइड बना, तो कैसे? A3+ वाला लिया और O2 पॉजिटिव होता है, इसका क्रॉस कराओ तो A2O3 बन जाएगा। ऐसे ही हैलाइड AX3 बन जाएगा, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 33। और कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, किसकी +3 होती है? हमारी 13 की। देखो हम लोग कहते हैं बोरोन। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि तुम्हारा मेटेलिक कैरेक्टर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी के। इसीलिए अब देखोगे तुम कि तुम्हारे ग्रुप 1 से 17 तक जाते हैं तो हमारी साइज डिक्रीज होते रहता है और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती रहती है। अगर तुम्हारा ग्रुप 1 17 जा रहा है तो तुम्हारी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि साइज कम हो रहा है। इसीलिए जो हमारे लेफ्ट सारे के सारे जो राइट साइड के होते हैं, मतलब ग्रुप पी ब्लॉक में मोस्टली हमारे कौन होते हैं? नॉन मेटालिक होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, और मेटालिक कैरेक्टर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। तो जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम उसका मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा, इसीलिए हमारे ग्रुप 1 ग्रुप 2 इन सब में सारे मेटल्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आयनाइजेशन एनर्जी, सेम बात फिर से वही है। अब मैंने ना 2 बार आयनाइज करा है ना, एक आयनाइजेशन एनर्जी 1 है, एक बार आयनाइजेशन एनर्जी 2 है। मैंने आयनाइजेशन एनर्जी 1 और आयनाइजेशन एनर्जी 2 का डिफरेंस लिया, डिफरेंस मतलब माइनस करा। अगर उनका डिफरेंस 16 EV से ज़्यादा आ रहा है, 16 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज़्यादा आ रहा है, तो याद रखना कि हमारी जो लोअर ऑक्सीजन स्टेट होगी ना वो स्टेबल होगी, मतलब A+1 स्टेबल है। अगर हमारा 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आ रहा है डिफरेंस, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, मतलब A+2 इस केस में। अगर 11 से लेकर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक वैल्यू आ रही है तो तुम्हारी दोनों की दोनों इक्वली स्टेबल होगी। अब हम लिख देते हैं आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड वाइज में। तो ये पीरियड वाला है हमारे कौन सा? ग्रुप पीरियड 2।
तो मैंने हल बताया था कि बेरिलियम और बोरोन में पेनिट्रेशन इफेक्ट पड़ेगा या फिर शील्डिंग इफेक्ट पड़ेगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में आपका स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे इसका ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पे इसका ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट बेरिलियम का ज़्यादा होता है और नाइट्रोजन का अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कोफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो लिथियम, बेरिलियम और बोरोन आएगा, फिर बेरिलियम आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कार्बन आएगा, नाइट्रोजन आना चाहिए था लेकिन तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अच्छा है तो ऑक्सीजन पहले आएगा, देन नाइट्रोजन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा। ग्रुप 3 में भी सेम बात होगी, जो तुम्हारा मैग्नीशियम आता है और एल्यूमिनियम, तो मैग्नीशियम का ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होगा तो वो आगे चले जाएगा, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। और तुम्हारा नाइट्रोजन की जगह तुम्हारा नीचे फॉस्फोरस आता है और ऑक्सीजन की जगह सिलिकॉन आता है, तो इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर ये देखो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज है। आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 1 में डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है क्योंकि साइज इंक्रीज होता रहता है। विच हैज़ द लार्जेस्ट आयोनाइजेशन डिफरेंस बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी 2 टू आयोनाइजेशन एनर्जी 3। मैग्नीशियम से शुरू करते हैं। मैग्नीशियम क्या होता है, इसको दोनों भरी रहती है। मैंने एक बार इसको आयनाइज करा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन हट गया, अब मैं दूसरी बार आयनाइज करा तो इसको इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। इसने क्या कर लिया, नोबल गैस अटेन कर ली, है ना, नोबल गैस अटेन कर ली। तो अब मैं इसका आयोनाइजेशन एनर्जी 2 था, अब इसका मैं एक और बार आयनाइज कराऊंगी, आयनाइजेशन एनर्जी 3, तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाएगी क्योंकि नोबल गैस सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। देखो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आएगा, यही होगा। क्योंकि अगर आपको नोबल गैस में से निकालना है तो उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। फॉस्फोरस है 1 2 3, पहले निकालेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 हो जाएगी, दूसरी बार निकालेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 हो जाएगी। अब तीसरी बार निकालते हैं तो इसका तो सारा इलेक्ट्रॉन हट गया, वो तो आराम से अब मान लो तुम्हारे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा पी ब्लॉक में, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एक आराम से निकाल देगा तो एस ब्लॉक उसको फुल फील्ड हो जाएगा। हमेशा याद रखना कि हाफ फील्ड की एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू फुल्ली फील्ड की। फुल्ली फील्ड की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, तो ये तो नहीं होगा, तो मैग्नीशियम ही होगा। बाकी ऑप्शन मैच कर लेना, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा आपका। सबसे ज़्यादा मुश्किल इलेक्ट्रॉन निकालना हमारा नोबल गैस में से निकालना होता है। कंपेयर द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। सबसे पहले तुम आयनाइजेशन एनर्जी 1 लिख दोगे तो तुम्हारी क्या होती है, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। यहाँ पे इफेक्ट लगता है, यहाँ पे भी इफेक्ट लगता है। आयनाइजेशन एनर्जी 2 लिखने की क्या ट्रिक है कि आप लिखो पहले नॉर्मल लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना। अब हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, तो ये अगर लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो नोबल गैस बन जाएगा, है ना। बेरिलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो लिथियम की कॉन्फिगरेशन ले लेगा, बोरोन में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फिर वो बेरिलियम की कॉन्फिगरेशन ले लेगा, कार्बन में से निकलेगा तो कॉन्फिगरेशन बोरोन की बन जाएगी, नाइट्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कॉन्फिगरेशन किसकी बन जाएगी, कार्बन की। इसमें से निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन की कॉन्फिगरेशन बन जाएगी, फ्लोरीन में से एक एटम निकलेगा तो ऑक्सीजन की कॉन्फिगरेशन बन जाएगी, और अगर नियॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फ्लोरीन की कॉन्फिगरेशन बन जाएगी। तो कुछ नहीं करना, तो बस इसको लगाना है इनके नाम पर, ठीक है। कंपेयर करो, ठीक है। नियॉन में क्या है, फ्लोरीन है। नियॉन क्या था, पहली बात तो नोबल गैस, तो नोबल गैस कौन सा है, ये तो सबसे ज़्यादा लिथियम की होगी। उसके बाद किसकी थी, फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन में क्या आएगा, नियॉन। उसके बाद किसकी थी, नाइट्रोजन की, तो ऑक्सीजन आ जाएगा। उसके बाद किसकी थी, ऑक्सीजन की, तो फ्लोरीन आ जाएगा। उसके बाद किसकी थी, कार्बन की, तो नाइट्रोजन आ जाएगा। उसके बाद किसकी थी, बेरिलियम की, तो बोरॉन आ जाएगा। उसके बाद किसकी थी, बोरॉन की, तो कार्बन आ जाएगा। और उसके बाद किसकी थी, लिथियम की, तो बेरिलियम आ जाएगा। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। A quantitative measure of the tendency of an element to lose an electron is given by Einstein energy. It is represented the energy required to remove an electron from the isolated gaseous atom in its ground state. In other words, the first Einstein energy of an element X is an of the depicted diagram equation. इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। Einstein energy is expressed in the unit of kilojoule per mole. We define the second Einstein energy as energy required to remove electron from second most loosely bound electron. It is energy required to carry out the reaction. Energy is always required to remove electron off from an atom and hence ionization energy is always positive. तो ये हो गया हमारा assertion, ये हो गया reason. Assertion क्या, ionization energy enthalpy are always positive. Reason because energy is always required to remove electron from an atom. Second is ionization energy. The second ionization energy will be higher than the first ionization energy because ये भी assertion. Reason, it is more difficult to remove the electron from positive charge ion than the neutral ion. इसीलिए successive ionization energy always increases. In the same way, third ionization energy will be higher than the second and so on. The term ionization energy enthalpy is not qualified is taken as first ionization enthalpy. The first ionization enthalpy of an element having the atomic number up to 60 are plotted. The periodicity of the graph is quite striking. You will find maxima at the noble gas. सबसे ज़्यादा noble gas की जो configuration होती है उसकी सबसे ज़्यादा ionization energy होती है, which has closed electron shell and very stable configuration. On the other hand, minima occur at alkali. alkali सबसे कम ionization energy होती है क्योंकि उनका along the period size सबसे ज़्यादा होता है, and the lower ionization energy can be correlated. कैसे देखो, हाइड्रोजन हीलियम यहाँ पर आ रहा है, देखो लिथियम, अल्कली, सारे मेटल नीचे नीचे हैं और सारे के सारे वो कहाँ हैं, नोबल के सबसे टॉप पर।
और देखोगे कि तुम्हारी जो आयनेशन एनर्जी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जा रही है, देखो डिक्रीज होती जा रही है विद देयर हाई रिएक्टिविटी। इन एडिशन यू विल नोटिस टू ट्रेंड। अल्कली मेटल की एंथैल्पी सबसे कम इसलिए होती है क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, हाई रिएक्टिविटी होती है। इन एडिशन यू विल नोटिस टू ट्रेंड इन द एडिशन। फर्स्ट एडिशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीज एज वी गो अक्रॉस द पीरियड एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। दिस ट्रेंड इज इलिस्ट्रेटेड इन द फिगर 3.6a and 3.6b respectively for the element of the second period and the first group of the periodic table. You will appreciate that ancient enthalpy and the atomic radius are closely related property. To understand these trends, we have to consider two factors: the attraction of electron toward the nucleus, first the repulsion of the electron from each other. Attraction क्या है? Z effective, और repulsion क्या है? shielding effect. The effective nuclear charge experienced by the valence electron will be, पहले ग्राफ देखो, देखो लिथियम का देखो बेरिलियम का ज़्यादा एज कम्पेयर टू बोरॉन से, नाइट्रोजन का ज़्यादा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन से, डाउन द ग्रुप आराम से डिक्रीज हो रहा है। The actual charge on the nucleus because shielding screening effect, shielding हम लोग screening effect भी कहते हैं, of the valence electron from the nucleus by intervening core electron. For example, 2s electron is in lithium is shielded by the nucleus by the inner core of 1s electron. As a result, the valence electron experience the, ये सब मैंने कल बता दिया था। When we move from lithium to fluorine across the period, successive electron is added to the orbital in the same principal quantum level, and shielding of the nuclear charge by the inner core of electron does not increase very much to compensate for the increased attraction of the electron to the nucleus. Thus, across the period, increasing nuclear charge overweigh the shielding effect. ये वही है कि तुम्हारा जो Z इफेक्टिव होता है वो Z माइनस ये होता है, ये ज़्यादा बढ़ता है, ये कम बढ़ता है, इसीलिए हमारा जो Z है वो ओवरवे कर जाता है। Consequently, the outermost electron are held more and more tightly, and the ionization energy increase across the period. इधर हम लोग लेफ्ट टू राइट आते हैं पीरियड में across the, तो हमारी आयनेशन एनर्जी बढ़ती है क्योंकि तुम्हारा Z इफेक्टिव बढ़ता है, क्योंकि जब तुम इधर जाते हो तो साइज में डिक्रीज होते रहता है, क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज कम हो जाता है। As we go down the group, the outermost electron being increasing from the nucleus, there is an increased shielding effect, क्योंकि हमें पता है कि न्यू शेल ऐड होती रहती है। In the case increase in shielding overweigh the increasing nuclear charge and removal of outermost electron require less energy down the group. Down the group जाते हैं तो एनर्जी कम चाहिए होती है क्योंकि तुम्हारा साइज बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाता है तो आयनेशन एनर्जी कम होती है, साइज बड़ा है तो आराम से दे देगा बैलेंस, क्योंकि अट्रैक्शन कम होगा किसके? न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में। You will also notice that the first ionization energy of boron is slightly less than the beryllium, even though former has, जबकि बोरॉन का तुम्हारा Z इफेक्टिव ज़्यादा होता है न्यूक्लियर चार्ज एज कम्पेयर टू बेरिलियम से। When we consider the same principal quantum level and S electron is attracted to the nucleus more than P electron, मतलब S इलेक्ट्रॉन का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द P इलेक्ट्रॉन। इन बेरिलियम द इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग द आयनेशन एनर्जी इज एन S electron, whereas electron removed from आयनेशन एनर्जी is the P electron. The penetration of 2s electron to their nucleus is more than the 2p electron. Hence, 2p electron of boron is more shielded from the by the inner core of electron than the 2s electron of the beryllium. Therefore, it is easier to remove 2p electron from the. अब मैंने बताया कि shielding effect हमारा सबसे ज़्यादा S पे लगता है। अब shielding effect हमारा P पे, S पे तो कम लगेगा, P पे कम लगेगा, जिसकी वजह से तुम थोड़ा कम एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो बोरॉन की ये भी पूरा सेशन लिया था पूरी तरह। अब दूसरा है यहाँ पे, इन ऑक्सीजन एटम 2 ऑफ द 4 2p इलेक्ट्रॉन मस्ट ऑक्यूपाई द सेम 2p रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। कॉन्सिक्वेंटली इट इज इजियर टू रिमूव द 4th इलेक्ट्रॉन टू रिमूव द 3 फ्रॉम द नाइट्रोजन। मतलब कि तुम्हारा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, तुम्हारा ये तीन नाइट्रोजन का है, ये तुम्हारा ऑक्सीजन का है, ठीक है, क्योंकि इसमें रिपल्शन बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, जिसकी वजह से हमारा ईजी होता है ना ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, ना कि नाइट्रोजन में से। पर इसका मेन रीज़न ये है कि तुम्हारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं जैसे, बेरिलियम हैज़ स्मॉलर एटॉमिक रेडियस एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। सही बात है, बेरिलियम इधर आता है, मैग्नीशियम उसके नीचे आता है, तो डाउन द ग्रुप हमारा साइज इंक्रीज करता है। बेरिलियम हैज़ हायर आयनेशन एंथैल्पी देन एल्यूमिनियम। बेरिलियम हमारा 2 सेकंड पीरियड का है और हमारा एल्यूमिनियम 3rd पीरियड का है, प्लस इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होगा क्योंकि ये ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, तो ये बात भी सही है। चार्ज बाय रेडियस रेशियो ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन, नहीं गलत बात है, क्योंकि बेरिलियम का अगर चार्ज लोगे तो +2 आता है और रेडियस हमें, और इसका लेंगे तो इसका आएगा हमारा 3, पर इसका रेडियस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इसके रेडियस से। तो इसकी हमारी चार्ज बाय रेडियस रेशियो हमारे बेरिलियम का कम होगा और एल्यूमिनियम का ज़्यादा होगा। बोथ बेरिलियम एल्यूमिनियम फॉर्म मेनली कोवेलेंट कंपाउंड। सही बात है, P ब्लॉक में लिखा है ये, तो फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। द 5 सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट आर, ये तो हमें नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने हैं। ये इस पर बड़ा, ये इस पर बड़ा, ये 3025,000 पर आ गया, तो सबसे लॉन्गेस्ट जंप यही लग रही है। तो इसके ये वाली अगर +1 है, ये +2 पे +3 होगी, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 3। कंसिडर द एलिमेंट मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। तो हम लिख लेते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर,
ठीक है। तो एल्यूमिनियम की ज़्यादा, मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी एल्यूमिनियम से, फॉस्फोरस की ज़्यादा होगी सल्फर से। तो हो जाएगा हमारा ऑर्डर क्या, एल्यूमिनियम सबसे कम, मैग्नीशियम, देन सिलिकॉन, देन सल्फर, देन फॉस्फोरस। तो फर्स्ट वाला मेरे को सही लग रहा है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट। ओके, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसकी एनर्जी वैल्यू। फर्स्ट एनर्जी हमारी इतनी है, सेकंड वाली बहुत ज़्यादा हो गई, और ये इसकी इतनी हो, इसकी तो दोनों सही लग रही हैं। तो पहली वाली मेरे को लगता है सोडियम होगा, क्योंकि देखो, क्योंकि पहली बार उसने आराम से इलेक्ट्रॉन दे दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में वो बहुत ज़्यादा एनर्जी मांग रहा है, तो यही होना चाहिए। फ्लोरीन तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा आराम से, ये भी इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल देगा, दोनों। तो हमारा सी ऑप्शन जाएगा। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मैग्नीशियम इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू एक्स एंड वाई, ओके, बट हायर देन दी जेड। ठीक है, मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी एक्स और वाई से दोनों से कम है, लेकिन ज़्यादा है जेड से। तो हम लिख लेते हैं वापस वही ऑर्डर। सोडियम होता है सबसे ज़्यादा, फिर एल्यूमिनियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, एनर्जी का ऑर्डर लिख रही हूँ मैं। सिलिकॉन होता है, देन सल्फर होता है, सॉरी, देन सल्फर होता है, देन फॉस्फोरस होता है, देन आपका क्लोरीन होता है, उसके बाद आर्गन होता है। तो मैग्नीशियम से क्या कहते हैं, मैग्नीशियम की एनर्जी हायर देन है जेड से। ठीक है, तो हम जेड ढूंढते पहले, सोडियम सोडियम सोडियम, फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकता, और एक्स और वाई की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी मैग्नीशियम। लिथियम, लिथियम तो कम होगी ना, इस साइड है, और लिथियम नहीं होगी, क्योंकि लिथियम का क्या है, वो 1 में रहता है, 2 सेकेंड पीरियड का है, और फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप की एनर्जी सबसे कम होती है। तो हमारा बी ऑप्शन बन जाएगा। फिर से फर्स्ट आंसर एंथैल्पी लिखनी है, फॉस्फोरस की सबसे ज़्यादा होगी, फिर सल्फर की होगी, फिर मैग्नीशियम की, फिर होगी, फिर एल्यूमिनियम की, ये होगा। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब अलॉन्ग रेट जाने में हमारा मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। सही बात है कि एनर्जी बढ़ती है, तो अगर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो इंक्रीज होगा, ये वाली बात तो सही है। इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन एनर्जी एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ने पढ़ाया नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी पीरियड के अलॉन्ग इंक्रीज होती है। मतलब जैसे एनर्जी इंक्रीज होती है ना, कि पीरियड पे जाते जाते ही तुम्हारा इंक्रीज होता है, वैसे ही तुम्हारा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी इंक्रीज होता है। तो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। द फर्स्ट एनर्जी फॉर ऑक्सीजन इज लोअर देन दी, सही बात है। द 4 इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल एक्सपीरियंस मोर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इसका रीज़न ये नहीं है, इसका रीज़न मैंने बोला है, इसका रीज़न होगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। मतलब बात तो सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। बी, द फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी, फिर ऑक्सीजन, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, डी ऑप्शन। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज द फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन दी सोडियम एंड दी लिथियम। हाँ, क्योंकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है ना, तो तुम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारी एनर्जी डिक्रीज होती रहती है। सही बात है ये भी। आगे चलते हैं इसके बाद, फिर एक्स डज नॉट हैव लोएस्ट फर्स्ट एनर्जी। सही बात है कि जेड नोबल गैस, वो ज़ीनॉन नोबल गैस है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। द फर्स्ट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद कॉन्फिगरेशन 37 में कौन आता है, इज़ लोअर देन दी 38। हाँ, क्योंकि 2, 10, 18, 36 ये है हमारा क्या कहते हैं, एल्कली, ये हमारा एल्कलाइन। तो एल्कलाइन का ज़्यादा एनर्जी होता है एज कम्पेयर टू एल्कली से, तो ये बात भी सही है। द फर्स्ट एनर्जी ऑफ गैलियम इज हायर देन द डी ब्लॉक एलिमेंट विद एटॉमिक कॉन्फिगरेशन। 30 में क्या आता है, जिंक की मोर एनर्जी, बात गलत है, लोअर होती है, मोर एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन होती है। क्योंकि तुम देखो ना, तुम्हारा अगर जिंक के लिए चाहिए तो तुम्हारा 3s भी भरा हुआ है फुल, 3p फुल भरा हुआ है, और 3d भी फुल भरा हुआ है। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे 4s आता है, फिर 3d आता है, पर और यहाँ पे 4p आता है, लेकिन ये सूडो कहते हैं इसको, सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। द फर्स्ट एनर्जी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन आर रिस्पेक्टिवली द एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। तो हमें पता है ना ऑर्डर, एन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर एल्यूमिनियम की होती है, फिर मैग्नीशियम की होती है, फिर सिलिकॉन की होती है। तो हमें इतना श्योर है कि सोडियम और मैग्नीशियम के बीच में ही कोई एनर्जी आनी चाहिए, मतलब 496 से बड़ी और 737 से छोटी। 496 से छोटी हो गई, ये नहीं हो सकती। 737 से बड़ी हो गई, ये भी नहीं हो सकती। ये हो सकती है 737 से बड़ी नहीं हो सकती, तो सी हो गया। द फर्स्ट एनर्जी एंथैल्पी ऑफ 3d सीरीज इलेक्ट्रॉन इज मोर देन ग्रुप 2 एलिमेंट। गलत बात है, क्योंकि मोस्ट, मतलब तुम देखोगे ना कि मोस्ट ऑफ द, तुम्हें ना वो टेबल देखनी पड़ेगी इसके लिए। हमारे ना क्या कहते हैं, डी ब्लॉक में ना टेबल लिखी हुई है, वो तुम्हें उसका टेबल का रेफरेंस लेना पड़ेगा कि देखोगी ना, तो देखोगे तो आप लोग, तो हम लोग देखते हैं कि जो वो स्कैंडियम से मैग्नीज की एनर्जी होती है वो लेस देन होती है मैग्नीशियम से। तो फर्स्ट एनर्जी ऑफ 3d एलिमेंट इज मोर देन दैट ऑफ ग्रुप 2 मेटल। ये बात गलत है, मोर देन नहीं होती है, लेस देन होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देख लो ना, स्कैंडियम से मैग्नीशियम की ज़्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू इन सब में से। इन 3d सीरीज एलिमेंट सक्सेसिव फिलिंग ऑफ d ऑर्बिटल टेक प्लेस। सही बात है, तो फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू।
इसका भी लिख लेते हैं, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ये तो हो नहीं सकती, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फ्लोरीन फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, बेरिलियम, बोरोन, यही है। द फर्स्ट एडिशन एंथैल्पी डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड, नहीं इंक्रीज होता है। अब हमें जेई मेन के लेवल का पढ़ना पड़ेगा, जो क्वेश्चन था ना स्कैंडियम से मैग्नीज तक का ज़्यादा होता है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा भाई, जेई मेन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और मोस्ट प्रोबेबली नीट भी वैसे ही आएंगे। द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज ओवरवे द शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड, सही बात है, तो पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू। द एलिमेंट हैविंग द हाईएस्ट फर्स्ट एडिशन एंथैल्पी, कार्बन में हमारा एल्यूमिनियम भी नहीं होगा, सिलिकॉन नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑलराइट, तुम अगर ऐसे में समझ जाते हो, तुम मैं जो ऑर्डर लिखा है तुम वैसे भी देख सकते हो। फर्स्ट एडिशन एंथैल्पी का ऑर्डर लिखना है हमें, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होगा तो बी का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद नाइट्रोजन तो बी, उसके बाद ऑक्सीजन तो ए, उसके बाद बेरिलियम तो सी, उसके बाद बोरोन तो ई, तो डी तो डी का सबसे ज़्यादा, ई का सबसे कम सी। सेम क्वेश्चन था, रिपीट हो गया, रिपीट है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ओके, तो इसका ऑर्डर होता है इसका होता है एंथैल्पी का ऑर्डर, जो तुम्हें अभी नहीं पढ़ना, पी ब्लॉक में आ जाएगा, कि तुम्हारी बोरॉन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। तो गैलियम बोरॉन की तो सबसे ज़्यादा होगी ना, बोरॉन गुड, क्या गलत हो रहा है, हाँ ये भी नहीं हो सकती, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, तो बी हो गया, ये ऑर्डर होता है इसका आयोनाइजेशन एनर्जी का। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लेड इज़ ग्रेटर देन, सही बात है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जर्मेनियम इज़ ग्रेटर देन सिलिकॉन। सिलिकॉन कहाँ पे आएगा हमारा, बैगन, आलू, गाजर, थैली, और यहाँ बोरॉन है, और कहे शिव जी, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो जर्मेनियम का ज़्यादा होगा ना, दूसरा गलत हो गया, तो ए टू बी सेकेंड, मतलब फॉल्स। अब फिर से देखने की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इसमें क्वेश्चन देखो रिपीट है, करेक्ट रिपीट, वहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा था, यहाँ तो ग्रुप नंबर पूछ लिया, तो A+3 हो गया, तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, 13 ग्रुप, मैंने बताया था सेम क्वेश्चन। अब आगे पढ़ लेते हैं। एन एलिमेंट E हैज़ द आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ 374 किलोजूल पर मोल, E रिएक्ट विद ABCD, जिसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ये है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द आयोनिक करेक्टर, तो याद रखना कि आयोनिक करेक्टर हम कैसे निकालते हैं, कि इसके डिफरेंस है आयोनाइजेशन एंथैल्पी माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो माइनस करके देखो पहले वाले में, तो 374 माइनस 328, इसको प्लस करेंगे तो 702 किलो जूल आएगा, ठीक है, इसका हमने ए का लिखा है। बी का क्या लिखेंगे हम लोग, 374 माइनस 349, तो हो जाएगा 723। सी है तो हम देखेंगे 374 माइनस 325, तो हो जाएगा 699, फिर है 295 374 माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 669, ठीक है। तो जिसका डिफरेंस ज़्यादा उसका आयोनिक करेक्टर भी ज़्यादा, तो सबका डिफरेंस किसका लग रहा है, सी का, सबका डिफरेंस सी का लग रहा है, कि सी का लग रहा है सबका डिफरेंस, तो हमें किसका ऑर्डर निकालना है, हाँ, तो सबका डिफरेंस तो डी का, सी का, देन कितना ज़रा, सॉरी सबसे ज़्यादा इसका है बी का, तो बी का, उसके बाद ए का, उसके बाद सी का, उसके बाद डी का, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। जिसका डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, किसका डिफरेंस, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी का, उसका आयोनिक करेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, देखा जाए तो। ग्रुप 13 में हाई आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है और लोएस्ट किसकी होती है, तो हम कैसे लिख देते हैं, मैं ऐसे आपका बंजारा, तितलिया, गाने आया इंडिया, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होती है बोरॉन की और सबसे कम होती है इंडियम की, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। द ग्रुप 14 एलिमेंट, इसका तुम्हें डाटा देखना पड़ेगा, इसको तुम छोड़ सकते हो, उसके डाटा देखना पड़ेगा टेबल का। वैसे तो मैं बोलूँ कि जो ये वाला है ना, आई थिंक ये वाला स्कैंडियम का डाटा है और ये वाला हमारा लेड का डाटा है, तो ये वाला शायद से रिड्यूसिंग हो जाएगा और ये वाला ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा, पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विद द लोएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसकी सबसे लोएस्ट होती है, इसकी नंबरिंग ज़्यादा लग रही है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर जाता है, यही होना चाहिए। बाकी तुम जब पेपर में देखोगे सबका देख लेना एक बार। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, बहुत बार पूछा जाता है यार ये क्वेश्चन, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, फिर कार्बन, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, सही है ये। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द 4 एलिमेंट इज, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सही बात है। फॉर द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट X 419 और दूसरी हो गई 590 किलो जूल, एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी X की है 3069 और इसकी है 1145, तो देखो इसकी कम है फिर ये ज़्यादा हो गई,
तो इसका मतलब है कि ये अल्कली है। इसकी देखो 590 थी, बस डबल ही हुई है, इसकी डबल नहीं तुम्हारे 8 टाइम्स हो गई ऑलमोस्ट अल्कली की। तो ये होगी अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एक्स इज अल्कली मेटल, वाई इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। Among us the element which of the following electronic configuration which one has one of the following highest Einstein energy, किसकी हाईएस्ट होगी? ऑफ कोर्स नोबल गैसेज लिखी हुई हैं, तो देखो नियॉन आर्गन, तो आर्गन के तो कम होगी आइंस्टाइन एनर्जी ना, तो नियॉन के ज़्यादा होनी चाहिए, ये तो होगी नहीं। अब नियॉन की कॉन्फिगरेशन क्या होती है? कॉन्फिगरेशन का लिख दिया यार, इसकी ज़्यादा होगी शायद, इनकी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये ज़्यादा होनी चाहिए। अरेंज द फॉलोइंग फर्स्ट आइंस्टाइन एनर्जी। इस वाले क्वेश्चन को मैं एक बार देख के बता दूंगी, इन्फॉर्म कर दूँगी कमेंट सेक्शन में, ये क्वेश्चन गलत से लग रहा है। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आइंस्टाइन एंथैल्पी। नाइट्रोजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन, लिथियम। सही बात है, हमेशा इसी क्वेश्चन आता है। लोवेस्ट आइंस्टाइन एंथैल्पी किसकी होगी? जो अल्कलाइन अर्थ अल्कली मेटल होगा, तो अल्कली मेटल और 3 मतलब क्या कहते हैं, थर्ड ग्रेड में जा रहा है। सेकंड पीरियड की फर्स्ट आइंस्टाइन एनर्जी, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, 10 बार पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, ये लोग तो याद ही रहना चाहिए आप लोगों को। द आइंस्टाइन एनर्जी ऑफ दी सोडियम। ओके, तो अगर देखो 23 ग्राम सोडियम के लिए 495 किलो जूल पर मोल चाहिए, तो 2.3 mg मतलब 10⁻³ के लिए कितना चाहिए होगा? 495 अपॉन में 23 इंटू 2.3 इंटू 10⁻³ तो नीचे 10 आ जाएगा, 49.5 इंटू 10⁻³, तो ये आ जाएगा फोर्थ वाला आपका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल तो जूल में रखा है, देखो जो मैंने गलती करी वो आप भी कर सकते हो गलती। हम लोगों के यहाँ पे वैल्यू किसमें दी गई है? किलो जूल में वैल्यू दी गई है। हमारा आंसर कितना जूल में दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा। जूल में तो -3, और अगर मैं किलो को चेंज कर दूँ तो इंटू 3, तो ये कट जाएगा, तो बी हो जाएगा। द फर्स्ट आइंस्टाइन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन आर दिस। द फर्स्ट आइंस्टाइन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम, अब की बात है कि एल्यूमिनियम की एंथैल्पी मैग्नीशियम और सोडियम के बीच में होगी, तो मैग्नीशियम की 7.3 ये है और इसकी ये है, मतलब ग्रेटर देन 496 बट लेस देन दी 737। ओके, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। मैक्सिमम आयनाइजेशन इज फॉर दी, एक आयनाइजेशन एनर्जी निकल चुकी है, ये आपका होमवर्क है, आप कर लीजिएगा। इसका शायद से आंसर होगा हमारा लिथियम, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेन कर चुका है, तो नोबल गैस की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है। आयनाइजेशन एनर्जी में इनकरेक्ट बताना है हम लोगों को, तो पहले हमने एक आयनाइजेशन एनर्जी लगाई, इसकी एनर्जी थी ये, उसके बाद मैं फिर से ले रही हूँ, उसको 2 में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो ये 250 हो गई, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी तो हमारी 100 है, और आयनाइजेशन एनर्जी 2 कितनी होगी? 250 माइनस 100, तो 150, तो 1 की हो गई ये। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ M प्लस इसके इसमें कन्वर्ट करना है, तो कितने चाहिए? 150, सही बात है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ M2 ये होगी, ये नहीं होगी। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ M इज़ 150, सही बात है, थर्ड ऑप्शन। ये आप लोग नहीं बता देती हूँ, ये तो गलत है। सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम गलत बात है, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं होता, इसके बाद एक लेक्चर में लूँगी, जिसमें मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ाऊँगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाऊँगी, और कुछ क्वेश्चन करेंगे। फिर से हम लोग पूरे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जितनी प्रोबेबिलिटी है। इस चैप्टर खत्म होने के बाद मैं एक आपको वर्कशीट भी दे दूँगी। तो थैंक यू एवरीवन। आपको लेक्चर कैसा लगा?